नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और आज से अपना ये सेशन स्टार्ट है। आज अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले अपन राजस्थान के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान को जानेंगे। राजस्थान एक रंगीला राजस्थान है। इसके अंदर कहां कहां पर कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन से इसके अंदर जिले हैं, सारी की सारी चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, महाद्वीप के अनुसार, विश्व के मानचित्र के अनुसार राजस्थान को अनेकों प्रकार से यहां पर अपन देखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर ये क्लास आज से स्टार्ट होती है। पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर होगा। आराम से पढ़िए, पूरे डिटेल से बताऊंगा। एग्जाम कोई सा भी हो, राजस्थान लेवल का हर एग्जाम के लिए आप सफिशिएंट डाटा मैं आपको दूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे और यहां पर जो स्टार्ट करने वाले हैं अपन, वो कर रहे हैं राजस्थान का परिचय। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। यानी कि इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको जानेंगे, पहचानेंगे कि राजस्थान है क्या चीज। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान की बात करें बच्चे, तो राजस्थान को स्टार्ट करेंगे अपन और इसके परिचय के अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन देखेंगे राजस्थान के बारे में, और राजस्थान का सबसे पहले अपन स्थिति विस्तार देखेंगे। किस किस आधार पर इसका अपन स्थिति आधार ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजों को अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का आज जो बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की गणना अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, एक तो अपन कर सकते हैं भाई अक्षांश और देशांतर के आधार पर। कैसे कर सकते हैं? अक्षांश व देशांतर के आधार पर अपन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, मानचित्र के आधार पर कर सकते हैं, मानचित्र के आधार पर पहला, और दूसरा जो कर सकते हैं अक्षांश के आधार पर, तीसरा अपन कर सकते हैं देशांतर के आधार पर, और चौथा जो अपन कर सकते हैं यहां पर महाद्वीप के आधार पर। महाद्वीप के आधार पर, और पांचवा जो अपन यहां पर कर सकते हैं वो अपन कर सकते हैं भारत के आधार पर। तो राजस्थान की लोकेशन का पता अपन इस तरीके से कर सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन कर सकते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। तो पृथ्वी के सापेक्ष भी अपन यहां पर बात करेंगे राजस्थान के बारे में, और यहां पर बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे चीजें यहां पर अपन देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप इसको उतार लीजिए कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और उसको अपन फिर डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप डिनोट कर लीजिए भी। चले, देखो भाई, ये आपने लिख लिया होगा। तो हेडिंग अपना है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले वन बाय वन किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं, राजस्थान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहां पर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले अक्षांश के आधार पर। अक्षांश के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे भाई? अक्षांश के आधार पर। अक्षांश के आधार पर अपन बात करेंगे, आधार पर। तो अक्षांश के आधार की मैं बात करूं तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बताना हूं कि अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश व देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है भाई? इमेजिनरी लाइन है, और इनकी अपन कल्पना करते हैं। अक्षांश जो है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कोई अपन खींचने गए कि वहां पर जाकर अपन खींच रहे भी लाइन ऐसे 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 खींच रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
अपन मान रखे हैं। अब क्यों मान रखे हैं? देखो भाई, अगर अक्षांश की मैं बात करूं तो अक्षांश से किसी भी जगह की लोकेशन का पता किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप जैसे ओला बुक करते हो, ओला जब आप बुक करते हो तो वहां पर वो आपको दूरी बता देगा, वो आपको दूरी बताकर वो आपको पैसे भी बता देगा और वो आपको समय भी बता देगा, भाई इतने समय में आप ये ट्रेवल कर सकते हो। तो वो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें अक्षांश व देशांतर कर रहा है। अक्षांश तो लोकेशन का पता करता है और देशांतर दो जगह की दूरी का पता करते हैं, यानी कि दो जो जगह होती है उनके मध्य जो समय का ज्ञान प्राप्त होते हैं वो किससे होता है? देशांतर से, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहां पर अक्षांश की बात कर रहा हूं, ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी की मैं बात करूं तो इस पृथ्वी पर कुछ तो देशांतर पाए जाते हैं, कुछ क्या पाए जाएंगे? अक्षांश। ये वाला भाग कौन सा हो गया? उत्तरी भाग। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, ये पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा हो गया? दक्षिणी भाग। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्वी भाग, ठीक है। अब मैं बात करूं अक्षांश की, तो अक्षांश जो है, ये अक्षांश इस प्रकार से पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से क्या करता है? जोड़ता है। अब ये अक्षांश जो है, ये अक्षांश इस प्रकार से, एक अक्षांश यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जब आ जाएगा तो उसे अपन एक अक्षांश कहेंगे, फिर यहां से यहां तक आएगा तो उसे दूसरा अक्षांश कहेंगे। यानी कि ये अक्षांश जो होते हैं, ये अक्षांश एक वृत्त के समान होते हैं। किसके समान होते हैं भाई? एक वृत्त के समान होते हैं। तो अक्षांश की जो प्रकृति होती है वो अक्षांश की प्रकृति वृत्तीय होती है। कैसी होती है भाई? वृत्तीय होती है इसकी प्रकृति। और अगर मैं इस अक्षांश की भी बात करूं तो अक्षांश के इस पृथ्वी के बीचों बीच एक अक्षांश खींचा जाएगा और पृथ्वी के बीचों बीच क्या खींचा जा रहा है भाई? एक अक्षांश खींचा जा रहा है। इस अक्षांश की बात करें तो इस अक्षांश का नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है भाई। अब इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा की मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा भारत का, तो भारत का मैप, ये मैं आप छोटा सा भारत का मैप बना देता हूं। यहां पर ये भारत मान लो, इस भारत के बीचों बीच एक अक्षांश है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसी को कहते हैं अपन कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, यानी कि उसको बांटती है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन बात करते हैं तो ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो भाई, ये जो पूरा गोला है, इस पूरे गोले को 2 समान भागों में भूमध्य रेखा बांट रही है। कौन सी रेखा बांट रही है भाई? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा इस पूरे गोले को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। क्या कर रही है भाई? विभाजित कर रही है। एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की मैं बात करूं बच्चे, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 90 अक्षांश है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर 0 डिग्री, 0 के बाद में 1, दूसरा अक्षांश, तीसरा अक्षांश, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, 50वां, और ये कौन सा हो गया? 23वां। ऐसे करते करते यहां तक आते हैं तो कितने अक्षांश दिखाई देंगे अपन को? 90। यानी कि एक गोलार्ध में 90 अक्षांश है। एक गोलार्ध में कितने अक्षांश है? 90 अक्षांश है। एक गोलार्ध में कितने अक्षांश है भाई? 90 अक्षांश है। तो यहां पर कितने गोलार्ध हो गए? एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो 90 + 90 180, और एक सबसे बड़ा भूमध्य रेखा, यानी कि 180 + 1 181, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है, ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा पर भारत स्थित है। कर्क रेखा को 2 भागों में बांटता है, तो ये माना कि भारत है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई राजस्थान, ये भारत जो है,
ये पूरा का पूरा कौन से गोलार्ध में, तो आपका आंसर होगा सर ये तो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में भाई? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी इसी में होगा, क्योंकि राजस्थान भी इसी का एक भाग है, इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा यहां पर ये भारत जो है, ये भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। यानी कि क्या निष्कर्ष निकला अक्षांश के आधार पर? तो अक्षांश के आधार पर जो भारत है, सॉरी राजस्थान जो है, राजस्थान के दो या फिर भारत के दो, अक्षांश के आधार पर राजस्थान या जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में भाई? उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो अक्षांश के आधार पर राजस्थान या फिर जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो एक लाइन लिखिए यहां पर, प्यारी सी एक लाइन लिखिए, अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, लिख लिया भाई। अब चलते हैं अपन आगे। चले, अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को भी उतार लो, यहां पर पूरा का पूरा इसको उतार लो एक बार, इससे पता होगा। थोड़ा सा ऐसे डिनोट कर देना, ऐसे यहां पर राजस्थान, ऐसे करके राजस्थान। ठीक है, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो मैं इसको मिटाऊंगा भी, एक बार इसको आप उतार लीजिए, उतारो इसको एक बार। उतार लिया? देखो भाई, मिटा रहा हूं इसको। देखो भाई, चले आगे। देखो भाई, अब देखो ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर मैंने अभी आपको कहा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है भाई, ये भूमध्य रेखा दो समान भागों में बांट रही है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? पहला तो आंसर आपको देना है, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आएगा कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अब देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है कि नहीं है? ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो देखो यहां पर अक्षांशों की बात करें तो 0 से लेकर 1, फिर 2, फिर 3, माना कि 23.5 आ गया। ऐसे करते करते जाते हैं तो ये 66.5 आ गया। ऐसे करते करते जाते हैं तो ये यहां पर जाते हैं तो ये 90 वाला अक्षांश आ गया। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री, इसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। यानी कि ये पता चल रहा है
जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इनकी लंबाई क्या होती जा रही है भाई, कम होती जा रही है। इसकी लंबाई कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो अक्षांश है, ये अक्षांश एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट के रूप में। और यहां पर भी बातें तो इस प्रकार से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से 23.5 डिग्री, जिसको अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। और इसी को ही अपन क्या कहेंगे, मकर रेखा। क्या कहेंगे भाई, मकर रेखा। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को ही अपन कहेंगे कर्क रेखा। और यहां पर जैसे जैसे अपन चलते हैं 23.5 के बाद में इस प्रकार से 66.5 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर ये 90 अक्षांश आ जाएगा। ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और यहां पर भी एक पॉइंट आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध के अंदर टोटल 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 90 अक्षांश, एक सबसे बड़ा अक्षांश। यानी कि अक्षांशों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, 90 प्लस दूसरे गोलार्ध में 90 प्लस एक सबसे बड़ा भूमध्य रेखा, यानी कि एक, कितना हो गया, 181। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त या फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 181। कितनी हो गई भाई, 181। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो रेखा, अब देखो पृथ्वी पर मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, ये देखिए कि 2 पॉइंट है भाई, एक और ये दूसरा पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 पॉइंट है और ये 2 है, तो इनमें, इन पॉइंटों में इनमें क्या अंतर है भाई, ये तो पॉइंट है और ये रेखा है। तो मैं इस दोनों को अक्षांश तो बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं अक्षांश रेखा नहीं बोल सकता। पॉइंट को क्या रेखा बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो रेखा क्या होती है, इस प्रकार से लंबवत होती है, क्षैतिज होती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहां से 2 पॉइंटों को अपन माइनस कर देंगे, यानी कि 181 में से 2 पॉइंट को निकाल देंगे तो 179। तो 179 क्या है, पूरे के पूरे ये अक्षांश रेखा है। तो पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो रेखाएं तो 179 है, पृथ्वी पर कितने हो गए, 179, और अक्षांश वृत्त 181। तो हेडिंग इसमें लिखिए 2 लाइन, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या 179 है। ठीक है, और फिर लिखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त की संख्या 181 है, 181 है। ये 2 का चक्कर समझ में आ गया ना आपके, हाँ 181 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, चले आगे देखो। चले देखो भाई, अब ये पूरी पृथ्वी है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। देखो भाई, यहां पर ये सारे के सारे अक्षांश है, ये सारे के सारे अक्षांश है, ये सारे के सारे अक्षांश है। अब मैं कह रहा हूं कोई से भी 2 अक्षांश की, तो कोई से भी 2 अक्षांश की, तो 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 111 किलोमीटर। और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध। क्या कहेंगे, कटिबंध, या फिर इसी को क्या कहेंगे, जोन। क्या कहेंगे इसको, कटिबंध या जोन कहते हैं। कोई दिक्कत, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी
111 किलोमीटर, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध या फिर जोन कहते हैं। ठीक है, मांडो, दो लाइन लिखो। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है। ठीक है, फिर लिखो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। दो अक्षांशों की बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है भाई, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई सर ये कटिबंध या जोन क्या होते हैं? तो भाई ये कटिबंध और ये जोन क्या होते हैं? किसी भी क्षेत्र की बात करूं मैं, किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो किसी भी क्षेत्र की मैं बात करता हूं, तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र का तापमान, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और किसी भी क्षेत्र की आर्द्रता, अगर ये तीनों किसी भी जगह अगर समान होते हैं, समान होते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? कटिबंध या जोन। क्या कहेंगे भाई? कटिबंध या जोन। यानी कि ये पता चल रहा है कि सर आप ये बता रहे हो कि कटिबंध का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर ताप, दाब और आर्द्रता क्या होनी चाहिए? समान, उसी को कहेंगे कटिबंध। तो क्या सर दो अक्षांशों के मध्य हमेशा ताप, दाब और आर्द्रता समान रहती है? फिर मैंने बोला भाई हाँ बिल्कुल रहती है भाई, बिल्कुल रहती है भाई। ठीक है, तो ताप, दाब और आर्द्रता हमेशा क्या होती है? समान होती है। कोई दिक्कत? चले आगे देखें भाई। तो छोटी सी हेडिंग लगाओ, कटिबंध, कटिबंध या जोन। इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, एक लाइन लिख लो, कटिबंध या जोन। इसमें लिखो किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का ताप, दाब व आर्द्रता, ताप, दाब व आर्द्रता अगर समान है, अगर समान है तो उसे कटिबंध या जोन कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक है, चले भाई देखो भाई, आ जाओ भाई, मिटा दो इसको। मैंने आपको एक चीज बताई है, एक चीज मैंने आपको कहा कि जो अक्षांश हैं वो किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं। अक्षांश किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो एक लाइन लिखिए भाई, अक्षांश में एक लाइन लिखिए, अक्षांश द्वारा किसी भी जगह की लोकेशन, अक्षांश द्वारा किसी भी जगह के लोकेशन का पता किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब देखो लोकेशन का पता किया जा सकता है। दूसरी लाइन लिखो, देखो अक्षांश के द्वारा देखो किसी भी जगह के यानी कि जलवायु का पता कर सकते हैं अपन। अक्षांश क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करती है भाई। क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। तो अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है, अक्षांश जलवायु का क्या करती है? निर्धारण करती है। तो एक लाइन लिखो, अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है, अब देखो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पूरी पृथ्वी की बात करूं तो इस पूरी पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि मध्य भाग से एक अक्षांश गुजर रहा है, आप सभी को पता है, और इसको कहेंगे अपन 0 डिग्री।
भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहेंगे विषुवत रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहां पर क्या हो गया 90 डिग्री अक्षांश, या फिर इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और यहां पर होगा 90 डिग्री अक्षांश, और यहां पर जो होगा वो होगा साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई, अब मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या मुझे 23.5 मिलेगा, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश, और इसी को क्या कहा कर्क रेखा। इसी प्रकार से नीचे भी मुझे 23.5 मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, और इसी को कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे भाई, मकर रेखा। इसी प्रकार से यहां पर क्या मुझे 66.5 भी मिलेगा, क्या आप कहोगे बिल्कुल सर मिलेगा, उत्तरी अक्षांश, इसी को कहेंगे आकर्टिक व्रत, आकर्टिक व्रत। ठीक है भाई, क्या मुझे 66.5 नीचे भी मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, मिलेगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसी को कहेंगे मेरे भाई अंटार्कटिक व्रत। क्या कहेंगे इसको, अंटार्कटिक व्रत कहेंगे भाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको। ठीक है, तो ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया, आर्कटिक सर्किल हो गया, कर्क रेखा हो गई और विषुवत रेखा हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई आपको। चले, ये क्या हो गई इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वेटर, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो गई भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चले देखो, अब बात करते हैं अपन आगे, इधर समझो भाई। माना कि ये सूर्य पृथ्वी पर क्या डालता है अपना प्रकाश, ये सूर्य प्रकाश डालेगा पृथ्वी पर, और प्रकाश डालेगा इस प्रकार से। अब मैं कह रहा हूं कि सूर्य माना कि 100 किरणें भेजता है भाई। कितनी किरणें भेज रहा है ये, 100 किरणें। ऐसे नहीं कि भाई 100 ही किरणें भेजता है, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि 100 किरणें, माना कि 100 किरणें भेज रहा है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वर्ष भर लंबवत चमकता है। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वर्ष भर चमकता है। क्या करता है ये, वर्ष भर चमकता है, और वर्ष भर चमकता है इसलिए यहां पर देखो, कभी तो यहां पर लंबवत होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। और जब यहां पर एक ही एक जगह पर, यानी कि एक क्षेत्र के अंदर ये बार बार लंबवत पड़ रहा है, और लंबवत किसे कहेंगे, अगर कोई मेरे यहां पर प्रकाश डाले तो उसकी शेडो नहीं बननी चाहिए, उसकी शेडो नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इतना लंबवत होना चाहिए। तो यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगी, उष्णता ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, उष्णता ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश ध्रुवों की तरफ जाएगा तो ये तिरछा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है। तो माना कि सूर्य की किरणें जो यहां पर जा रही है 23.5 से 66.5 के मध्य जा रही है। अब यहां पर तो 100 की 100 ही पड़ रही है भाई, सीधी की सीधी जा रही है 100 की 100, लेकिन यहां पर 70 कितनी पड़ रही है, 70 ही जा पा रही है। 30 किरणें पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। जहां पर ज्यादा किरणें होगी गर्म वहां पर ज्यादा होगा, जहां पर कम होगी वहां पर कम गर्म होगा। इसकी अपेक्षा यहां पर कम गर्मी होगी, तो यहां पर शीत भी होगी,
प्लस यहां पर उष्णता भी होगी, तो इसको मैं कह सकता हूं शीतोष्ण, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र भी शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब यहां 70 जा रही है, लेकिन यहां पर क्या जा रही है, 30 किरणें जा रही है, और 30 जाएगी तो ये कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, इसलिए ये जो क्षेत्र हो जाएगा शीत कटिबंध हो जाएगा, कटिबंध हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। एक बार इसको उतारो, एक बार ऐसे कैसे उतार लो, फिर मैं इसको बताता हूं इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सब चीजें बताऊंगा। एक बार उतारो इसको, उतार लो भाई इसको। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे आपको पूछ लेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कौन से दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में बताना है आपको, तो दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, 66.5 से 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। सही है ना, देखो भाई उतार लिया होगा आपने उतार लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा नहीं रहा, यहां क्वेश्चन बताता हूं। अब देखो इसमें जलवायु को कैसे प्रभावित कर रही है, देखो भाई 0 डिग्री पे माना कि मैं यहां खड़ा हूं, धीरे 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 आगे की तरफ चलता हूं, जितने भी अक्षांश जाएंगे, जैसे जैसे अक्षांश गुजरेंगे जलवायु चेंज हो रही है। यहां उष्ण कटिबंध था, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जलवायु चेंज हो रही है, शीतोष्ण आ गई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जलवायु फिर से चेंज होगी, और फिर क्या आ गया, शीत कटिबंध। ऐसे यहां पर भी हो रहा है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो जलवायु को प्रभावित अक्षांश करते हैं, जलवायु को प्रभावित कौन कर रहा है, अक्षांश कर रहा है भाई। ठीक है, चलें आगे। देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध कौन से दो अक्षांशों के मध्य हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में बता दिया भी दक्षिणी गोलार्ध का बताना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यहां से यहां तक कौन सा है, शीत कटिबंध है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में आप फिर से बता देना कि 66.5 से 23.5 से 66.5 23.5 दक्षिण अक्षांश से
66.5 दक्षिण अक्षांश। तो यहां से यहां तक क्या है मेरे भाई, यहां से यहां तक ये अक्षांश है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब ऐसे ही पूछ ले कि भाई उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है तो आपको उत्तरी गोलार्ध में यहां पे बता देना है कि उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य शीतोष्ण है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। दे दोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लाइन लिखो यहां पर, एक लाइन लिखो भाई, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चले भाई, लिख लिया, इक्वेटर लाइन है। तो यहां तक अपन ने लिखा और पढ़ा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद के खुद ही आंसर देना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में भारत है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। अक्षांश में अपन ने पढ़ा है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त जो है वो 181 है, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी है मेरे भाई? 179 है। ठीक है। इसी प्रकार से अपन ने देखा है कि मेरे भाइयों दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जबकि दो अक्षांशों के मध्य मध्य की दूरी को, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चले आगे। फिर मैंने कहा कि कटिबंध क्या है? कटिबंध किसी भी क्षेत्र का अगर ताप, दाब और आर्द्रता समान हो तो उसे अपन कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कटिबंध कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलते हैं आगे। फिर ये पूरा का पूरा डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? देशांतर पढ़ेंगे। और देशांतर के अंदर अपन बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो अपन को याद नहीं करना, उनको समझना है। जैसे समय निकालना। अब समय निकालते हैं तो आप क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समय को रटते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे वन लाइनर आप किताब ले आते हो और उसके अंदर लिखते रटते रहते हो, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगा। तो अब आपको पूछ लेगा 15 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप उसको रटते हो, 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगा, 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगा। अब वो 1 घंटा कैसे आया, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और आराम से नोट्स बनाइए बच्चे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते जाइए। लक्ष्य मिलेगा और एक दिन सफल हो जाएंगे और फिर मजा आएगा। तो लाइफ को सुखी करना है तो संघर्ष तो करना होगा। मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर संग हमारे को बहुत ज्यादा दुख है, दुख है, दुख है। तो दुख तो है ही नहीं भाई। दुख कहाँ पर है? ये तो संघर्ष है। दुख जो होते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे कोई मर गया तो वो एक दुख है, ठीक है। तो मर गया यानी कि वो दुख है, उसको अपन वापस नहीं ला सकते। संघर्ष जो होता है, संघर्ष करके अपन किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या संघर्ष है, और ये सभी की लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में आएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, एक बार उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि आपको कितने बड़े संघर्ष से गुजरना
गुजरा होंगे आप। तो बताएंगे कि मैंने इस तरीके से किया, इस तरीके से पढ़ाई की, इस तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की। आज अपन सोचते हैं कि कोई IAS RPS जो होता है, जो कलेक्टर होता है, यार इसके तो मजे हैं यार, लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के लिए उसने कितने संघर्ष किए हैं, कितनी रातें काली की हैं, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। ठीक है, कहीं पर शादियां हो रही तो नहीं जाना, कहीं पर ये नहीं तो नहीं करना, वो नहीं करना, मेरी पढ़ाई है, तो पढ़ाई को लेकर बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप भी कीजिए, निश्चित सफलता जरूर मिलेगी, और एक दिन सीना तान कर माँ बाप कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी ये काम कर रही है, ये इस जॉब में है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले अपने जो क्लास होगी उसके अंदर अपन देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास में ये एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।